सभी को नमस्कार। एक बार ये कन्फर्म कर दें कि आवाज़ आप तक आ रही है। हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को। क्या आवाज़ मेरी वॉइस आप तक प्रॉपरली आ रही है, यस या नो? हेलो। क्या मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? सभी को नमस्कार। आ रही है, चल ठीक है। ओके। गुड मॉर्निंग सभी को। वॉइस को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था और इस वजह से 15 मिनट की लेट हुई है, देरी हुई है। खैर, आपका टाइम खराब किया उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। अपन दोनों पेपर लेवल सेकंड के एनालिसिस कर रहे हैं। 27 तारीख को जो सेकंड पारी में हुआ और 28 तारीख को जो मॉर्निंग पारी में हुआ, दोनों पेपर में एक साथ एनालिसिस करवा रहा हूँ। तो इन दोनों को अपन देख लेते हैं। ओके, चलो ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट फुर्ती से करेंगे। ओके। पहला प्रश्न था 27 तारीख वाले में, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन का सही वर्णन करता है? अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान के अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति अत्यंत निम्न कोटि के बालकों से कम निम्न कोटि होने की तुलनात्मक प्रवृत्ति। हम लॉ ऑफ रिग्रेशन में ये चीज पढ़ते हैं कि माता पिता यदि बड़े महान हैं, हो सकता है उनकी संतान विपरीत गुणों में पाई जाए, और माता पिता खराब हो सकते हैं, हीन हो सकते हैं, संतान श्रेष्ठ हो सकती है। इसको अपन बोलते हैं विपरीतीकरण का नियम, यानी लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन का नियम। तो ये बहुत बार हमारी चर्चा की हुई है और उसमें भी हमने चर्चा की थी, हमारी जो एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज थी। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों ने देख लिया होगा। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचना है? व्यक्तित्व के दिन प्रतिदिन। अच्छा प्रश्न था ये, थोड़ा सा समझने वाला था। महत्वपूर्ण संरचना है, व्यक्तित्व के दिन प्रतिदिन की अंतः क्रिया में परिलक्षित नहीं होता है। इसका ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण सीधे नहीं किया जा सकता। देखो, सतही शील गुण क्या है? ये दो शील गुण की स्पेशली बात की थी। सरफेस ट्रेस्ट जो सतही शील गुण होते हैं वो केटल ने बताए, और दूसरे सोर्स ट्रेट ये भी केटल ने बताई। सतही वो होते हैं जो तुरंत अभिव्यक्त हो जाते हैं, जैसे परोपकार है, सत्यनिष्ठा है, दया है, ये तुरंत आपके व्यक्तित्व में दिखाई देंगे। ये जो होते हैं ना सोर्स ट्रेट, ये आपके व्यक्तित्व के आंतरिक गुण होते हैं जो हर समय परिलक्षित नहीं होते। जब आप कोई विशेष क्रिया कार्य करते हो तभी ये परिलक्षित होते हैं। सामान्य शील गुण सभी व्यक्तियों की सामान्य प्रवृत्ति में आते हैं। व्यक्तिगत शील गुण भी आपके इंडिविजुअल जो हर कार्य क्रिया में दिखाई देते हैं। तो स्पेशली यहां जो ऑप्शन था सतही और डी, ये केटल का कॉन्सेप्ट है और इसमें आंसर होगा डी। मूल शील गुण जो है वो हर क्रिया कार्य में परिलक्षित नहीं होते। ओके। आवाज में कहीं प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं लगेगा। यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है तो एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी के माता पिता को उच्च अध्ययन में किस विशिष्टता क्षेत्र में जाने के लिए मार्गदर्शित करेंगे? देखो, स्पाइटियल इंटेलिजेंस जो होती है, आप सबने पढ़ा है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, और इसका संबंध जो होता है वो किससे होता है? दर्शात्मक प्रतिमा निर्माण से इसका स्पेशली संबंध होता है। तो इसको आपको दिमाग सीधा लगाना नहीं। गणितज्ञ, दार्शनिक, तार्किक बुद्धि में होता है। चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार, इंजीनियर, जिनका भी संबंध दिशा ज्ञान से, प्रतिमा निर्माण से, ठीक है, अन्वेषण से, इनसे जिनका संबंध होता है वो सब चित्रकार है, सर्वेक्षण करता है, वास्तुकार है, पायलट है, इंजीनियर है, जितने भी डिजाइनर होते हैं वो सब क्या होते हैं? स्पाइटल बुद्धि से होता है। संगीतकार संगीतात्मक बुद्धि है। योग प्रशिक्षक, संत, अध्यापक, राजनीतिक, सेल्स मैन, ये स्पेशली जो है आपके इससे अंत व्यक्तिक बुद्धि से हो जाएंगे। ठीक है, तो सी बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही है। ये तो मुझे लगता है आप लोगों ने कर दिया होगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान की रचना में अनुभवजन्य एक्सपीरियंशियल लर्निंग की भूमिका मुख्य रूप से आधारित है। ठीक है, द रोल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज नॉलेज कंस्ट्रक्शन इज प्राइमरी बेस्ड ऑन, ठीक है, केवल एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन ओनली। देखो, एक्सपीरियंस अनुभव की बात भी करता है और रिफ्लेक्शन की बात भी करता है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस, टेक्स्ट बुक नॉलेज ओनली, तो नेगेटिव है। ये भी बात करता है, बट ये भी इसका एक साधारण पक्ष है, पूरा पक्ष नहीं है। एक्सपीरियंस एंड सबसिक्वेंट रिफ्लेक्शन, इसमें केवल वर्ड आने की वजह से ये अधूरा हो गया। केवल अनुभव और परावर्तन पे बात नहीं करता, परावर्तन के बाद सक्रिय प्रयोग यानी कि सबसिक्वेंट रिफ्लेक्शन की भी ये बात करता है। इसलिए यहां पे जो आंसर होगा, देखो कई बार मैं आप लोगों को बोलता हूं, ये साइकोलॉजी में भाषा का ही गेम है। एक वर्ड आपने समझ लिया तो दिक्कत होगी, इस वर्ड को तुमने पढ़ लिया तो आपके दिमाग में हो गया कि यार इसमें अधूरापन है। अनुभव और परावर्ती चिंतन क्या है? ये एक संपूर्ण क्रिया है, याद रखना। ये सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, ये अंतिम क्रिया अनुभव, मूर्त अनुभव हो गया, और लास्ट में क्या होता है? परावर्ती चिंतन। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे एकदम सही होगा। कितने बच्चों ने सही किया इस प्रश्न को?
बेटा पेपर हल करवाने की हिम्मत हर किसी की नहीं होती है, बात कर लेते हैं सब। प्रॉब्लम ये है, कोचिंग वाले तो वैसे ही भाग जाते हैं। अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है? देखो, संज्ञानात्मक भार, कोग्निटिव लोड को आप समझ रहे हो क्या? कोई चीज को समझने की क्रिया जो है, हमारी मानसिक क्रियाएं, वो सब हमारी संज्ञानात्मक क्रियाएं। आप अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार कब आएगा? जब आप में अपर्याप्त पृष्ठभूमि ज्ञान होगा। इसका अतिरिक्त संज्ञानात्मक ज्ञान से आपका पहले का नॉलेज है, वो संज्ञानात्मक ज्ञान में कोई इतना बड़ा रोल नहीं अदा करता। कार्य की आंतरिक जटिलता ये हो सकता है, खराब रणनीतियां और विचलन, पुअर स्ट्रेटेजी एंड डिस्ट्रक्शंस, उदाहरणों की अधिक मात्रा, लोड्स ऑफ एग्जांपल से। तो पॉजिटिव होता है, याद रखना। क्या आंसर होगा बताएं इसका? कौन से बच्चे इसका आंसर बताएं फटाफट। सीरीज कौन सी है यार? ये तो मुझे आइडिया नहीं है भाई, सीरीज कौन सी है। हाँ, बुक में मिल जाएंगे बेटा, कोई एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं मिलेगा आपको, जिसकी भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। बाकी अपनी किताब में से औरों से तो सबसे बेस्ट ही मिलेगा। आंसर बताएं इस प्रश्न का, कोई बच्चा बता सकता है? ए। देखो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार, सोच के देखो, आप किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप पे ओवरलोड कब आता है? जब तुम्हारा ध्यान 10 जगह पे जाता है। धीर सिंह सर के वीडियो भी देख रहे हैं, उस सर के वीडियो भी देख रहे हैं, वो स्ट्रेटेजी ऐसे बता रहे हैं, वो स्ट्रेटेजी ऐसे बता रहे हैं, बीच में लाइब्रेरी में लड़कियों की तरफ देख रहे हो, बीच में मोबाइल की तरफ देख रहे हो, ठीक है। ये इतना सारा डिस्ट्रक्शन जब लाइफ में आता है तो कोग्निटिव लोड बढ़ जाता है। जिस चीज को तुम्हें समझना था उस चीज को तुम समझ ही नहीं पाओगे, याद रखना। तो हमेशा डिस्ट्रक्शन और तुम्हारी रणनीतियां जब खराब होती हैं तो तुम्हारे अंदर डिप्रेशन आता है, ओवरलोड आता है कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं परेशान सा फील कर रहा हूं। ये हमेशा इसका जो रीजन होता है वो क्या होता है? खराब रणनीतियां और विचलन। मेरे अकॉर्डिंग आंसर होगा पूर स्ट्रेटेजी एंड डिस्ट्रक्शन। जब भी ओवरलोड आप फील करते हैं, डिप्रेशन जब आप फील करते हैं, उसका रीजन हमेशा डिस्ट्रक्शन और आपकी गलत रणनीतियां, एक साथ कई चीजों को लेकर चलना, ये इसका बड़ा कारण होता है। तो आंसर इसका मेरे अकॉर्डिंग बी होगा। बाकी तो देखो साइकोलॉजी इसमें एग्जामिनर क्या मानता है। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित व नियमित होते हैं? ये प्रश्न हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया था और किताब में भी स्पेशली इसको मेंटेन किया है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में संशोधन वर्ष 2000 विशिष्ट बच्चों के अकादमिक कार्यों का नियमन नियंत्रण करती है भारतीय पुनर्वास परिषद। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, बुक में भी व्यक्तिगत भिन्नता वाले टॉपिक में इसको डाल रखा है। फिर भी यदि गलत करके आए हैं तो गलत है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था विच इज ए नॉट डिसीजन टेकन बाई टीचर्स इन प्री एक्टिव फेस ऑफ टीचिंग। ये मैंने क्लास में भी करवाया था और किताब में भी डाल रखा है। तीन अवस्थाएं होती हैं शिक्षण की: पूर्व क्रिया, अंत्य क्रिया, उत्तर क्रिया। पूर्व क्रिया में होता है क्लास में जाने से पहले, अंत्य क्रिया होता है क्लास में जाने के बाद, और पोस्ट एक्टिव होता है क्लास में पढ़ाने के बाद, ठीक है। तो प्री एक्टिव में क्या करते हैं आप? शिक्षण विधियों का चयन करेंगे, कौन सी विधियों का प्रयोग करना है, शिक्षण सामग्री, किस विषय वस्तु को पढ़ाना है, कक्षा शिक्षण की अवधि कितनी देर पढ़ाना है। विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन होता है वो हमेशा पोस्ट एक्टिव स्टेज होता है। क्या होता है? पोस्ट एक्टिव। पढ़ाने के बाद मैं चेक करूंगा कि मैंने जो पढ़ाया वो बच्चों ने सीखा कि नहीं सीखा। तो शिक्षण विधियों का चयन, शिक्षण सामग्री का चयन, कक्षा शिक्षण की अवधि, कितने घंटे मुझे पढ़ाना है, ये अपन क्लास में जाने से पहले तय करते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन गलत है, ये पोस्ट एक्टिव का होगा। किताब में तीनों बता रखा है, अच्छे से बता रखा है। प्रधानमंत्री नव उन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का उद्देश्य क्या था? ये देखो, राजस्थान की अपन उम्मीद कर रहे थे कि राजस्थान की बाल कल्याणकारी कोई शैक्षिक योजनाओं पे प्रश्न आएगा, और केंद्र सरकार क्या है ये मैं थर्ड ग्रेड के लिए कहूंगा आपको। इसलिए मैं शैक्षिक परिदृश्य वाली अपनी जो बुक है वो थोड़ी सी लेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको बहुत शानदार तरीके से निकाले हैं। अभी जो मार्केट में किताबें आ रखी हैं उनमें कुछ है ही नहीं है, इनका उल्लेख ही नहीं है, ठीक है। तो सेंटर और राज्य सरकार दोनों की योजनाओं को आपको पढ़ना होगा ग्रेड थर्ड में भी। तो ध्रुव 2019 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था और स्पेशली इसका उद्देश्य था नवाचार और साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देना। तो विज्ञान और प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रकार से स्कॉलरशिप भी प्रदान करना, ये ध्रुव का जो है वो स्पेशली उद्देश्य था। तो बी। अच्छा, पेपर सीरीज ए है क्या? ये देख लेना। अगला प्रश्न देखिएगा, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं को उनके आयु अवधि काल के साथ मिलान करें। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, देख लीजिएगा। अहम सत्यनिष्ठा बनाम निराश्य, ये लास्ट स्टेज होती है आपकी उत्तर वयस्क अवस्था। स्वायत्ता बनाम लज्जा और संदेह, ये आपकी 1.5 से मतलब 18 महीने से 3 वर्ष हो जाएगा। आत्मीयता बनाम एकांतता, इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, ये होती है प्रारंभिक व्यस्त अवस्था, जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड की तलाश करता है, जीवन साथी की तलाश करता है, मिल जाएगी तो ठीक है वरना अकेला रहेगा। पहचान बनाम भूमिका दबंध, ये किशोर अवस्था। तो इसमें देख लो एक ही ऑप्शन होगा जिसमें लास्ट वाले में 4 आ रहा है, 2 में आ रहा है क्या? हम्म, ये हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग अहम सत्यनिष्ठ।
एक में एक, फर्स्ट में सेकंड, अहम सत्यनिष्ठा, फोर्थ फोर्थ किस में आ रहा है ये, हाँ, फर्स्ट में अहम सत्यनिष्ठा ब्राह्मण रस से, ये आ रहा है इसमें सी, थर्ड थर्ड थर्ड, हाँ ये फर्स्ट में थर्ड आ रहा है, सेकंड में फोर्थ आ रहा है, आत्मीयता बनाम एकांतता, ये सही है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। मिलान कर लिया करो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सबको पता है, रट्टा मारने का विरोध करता है, पाठ्य पुस्तक का आकार बढ़ाना, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। मूल 5 जो सिद्धांत है उसमें सी ऑप्शन था। एक बच्चे द्वारा समान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? अच्छा प्रश्न था, कई बार क्लास में डिस्कशन, सेम एग्जाम्पल मेरा क्लास में दिया हुआ है, सेम एग्जाम्पल बताया हुआ है कि एक बच्चा दूसरा, घर से बाहर से कोई व्यक्ति आता है और उसको पापा बोलता है, तो ये कंडीशनिंग प्रक्रिया अनुकूलन होगी नहीं, अधिगम लर्निंग नहीं, विकास डेवलपमेंट नहीं, एसिमिलेशन होगा। याद रखना क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, आत्मीकरण जिसको अपन बोलते हैं, कि आप जब पहले से जो चीज देखी है आपने, उसी को आप नई चीज से जोड़ देते हो। उसने अपने पापा को देखा था और जब भी कोई नए व्यक्ति आया उसने अपने उसी को भी पापा कहना शुरू कर दिया, ये हमेशा एसिमिलेशन होता है, सहसीकरण, एसिमिलेशन। डी, ये प्रश्न जिसका सही है वो अच्छा बच्चा है। क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण पश्च परीक्षण, ये अच्छा प्रश्न है। नॉर्मली मैंने भी इसका उल्लेख नहीं किया क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान की विधियों की कहीं बात ही नहीं होती है, नॉर्मली मैटर उल्लेख में नहीं मिलता है। ये स्टेटिक्स से रिलेवेंट प्रश्न पूछ लिया, बट अप्लाइड अच्छा प्रश्न था, कोई ज्यादा जोर वाला प्रश्न नहीं था। क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण और पोस्ट परीक्षण एकल समूह प्रारूप से क्या है? तो नाम से ही अर्थ लग गया, पूर्व परीक्षण मतलब बनाने से पहले और पश्च परीक्षण मतलब बाद में। तो एक डिजाइन का जहां एक समूह का उपचार से पहले होता है और उपचार के बाद में परीक्षण किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण और पश्च परीक्षण बोलते हैं। फिर देखना कौन सा बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ये प्रश्न अच्छा है, जिस बच्चे का ये प्रश्न सही है वो बच्चा ये मान के चलिएगा ग्रेड थर्ड में लगने के चांसेस उसके सबसे ज्यादा हैं। कौन सा बच्चे के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? और ये आप कह दोगे सर ये पता नहीं कहां से आया है, किताब में डाल रखा है, जिसने डिटेल से पढ़ा है उसका प्रश्न 100% सही होगा। बताएं इस प्रश्न का आंसर। कौन सा बच्चों के भाषा विकास को नेगेटिव प्रभावित करता है? परिवार की प्रवृत्ति, एकल स्वायत्त रूप से साथियों से संपर्क बनाने की स्वतंत्रता, माता पिता द्वारा प्रेरणा की उपलब्धता, या बहुजन्म जुड़वा। जो इस बच्चे का आंसर सही देगा इसका मतलब उसमें दम है। बहुत बढ़िया। कौन सा आ रहा है? ओके, देखो इसका आंसर होगा परिवार की प्रवृत्ति एकल, ये कभी नहीं होगा। परिवार जब छोटा परिवार होता है ना, वहां बच्चे की भाषा पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। छोटा सा परिवार होता है तो माता पिता का पूरा ध्यान एक ही बच्चे पे होता है, तो उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट ज्यादा करते हैं। याद रखना, मैंने जन्म सीक्वेंस में भी ये लाइन लिख रखी है, बहुजन्म जहां परिवार का आकार बहुत बड़ा होता है ना, वहां भाषा का विकास मंद होता है। जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका भाषा का विकास एक का हमेशा कमजोर होगा, क्योंकि माता पिता का उनके साथ सहज संबंध स्थापित नहीं होता है और वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए लैंग्वेज डेवलपमेंट हमेशा जुड़वा बच्चों का मंद मंद होता है। ये आप अपने प्रैक्टिकल अपने आसपास में देख लीजिएगा, इसका आंसर 100% बहुजन्म जुड़वा होगा, ये बताया हुआ है। निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रियाओं से रिलेवेंट है। ये पहले भी एनसीईआरटी वाली सीरीज में अपने चर्चा की थी, तो मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा, फटाफट करवा देता हूं। कौन सा व्यक्तित्व मापन हेतु प्रेक्षेपीय परीक्षण नहीं है? सीधा सा प्रश्न है, कौन सा नहीं है? तो 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली जो है वो व्यक्तित्व आविष्कारिका में आती है, ये प्रेक्षेपीय परीक्षण में नहीं है, बाकी सबके सब प्रेक्षेपीय परीक्षण है। बुद्धि एक सार्वजनिक योग्यता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। ग्रेड थर्ड में 2013 वाले में सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न था, जिला वाइज याद रखना, ठीक है ना। तो ये परिभाषा जो थी वो किसने दी थी? डेविड वेक्सलर ने। किसने दी थी? डेविड वेक्सलर की परिभाषा, और बहुत लोकप्रिय परिभाषा। ये तो मेरे को लगता नहीं कि इसका गलत हो, क्लास में मैंने बहुत बार बोला। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्केप फोल्डिंग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्केप फोल्डिंग क्या हुआ सर? पर्सन नंबर नहीं दिख रहे, प्लीज सर साइज छोटा करें। अच्छा ठीक है, ओके। आप ऐसे मिला लेना, 17 नंबर का प्रश्न है ये। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्केप फोल्डिंग का क्या आशय है? स्केप फोल्डिंग किसको बोलेंगे अपन?
तो इसके फोल्डिंग सबको पता है, वाइगोस्की का कॉन्सेप्ट था, और इसके फोल्डिंग में वाइगोस्की क्या कहता है, प्रारंभिक स्तर पे दी जाने वाली सांकेतिक अस्थायी सहायता क्या होती है, इसके फोल्डिंग, ताकि बच्चा फिर उस कार्य को स्वतंत्र रूप से कर पाए। तो इसका बहुत बार डिस्कशन किया होगा, मुझे नहीं लगता कि प्रश्न किसी बच्चे का गलत होगा। अस्थायी सहायता या सांकेतिक सहायता जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग। बी। 17 के बाद 18 नंबर का प्रश्न है, सृजनात्मक प्रक्रिया में यूरेका क्षण किस अवस्था को कहा जाता है। ये बड़ा चर्चित प्रश्न था आप सबके लिए। अब देखो कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग की होती हैं। यूरेका का मतलब एक नॉर्मली यदि थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालते हैं, यूरेका मतलब होता है अचानक से एक विचार आना, समझ रहे हो आप। अचानक से जब प्रबोधन आता है, अचानक से जब एक इंसाइट पैदा होती है, उसको अपन एक यूरेका बोलते हैं। यूरेका वर्ड एक कॉमनली साइंटिफिक वर्ड है, टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है। तो गर्भाधान प्रबोधन की जो अवस्था होती है ना, इल्यूमिनेशन स्टेज, जो थर्ड स्टेज है अपनी बताई हुई है, पुनर्निरीक्षण की अवस्था ये लास्ट स्टेज होती है, तैयारी की अवस्था ये फर्स्ट स्टेज होती है। यूरेका हमेशा होती है जब आपके दिमाग में अचानक से उस समस्या का समाधान नजर आता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूरेका। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन। ये जिसने अनुमान लगाया है वो बच्चा मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है, समझने वाला प्रश्न था। कौन सा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सिद्धांत शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है, तो एक नेगेटिव मिलेगा ऐसे प्रश्नों में। देखना आप जरूरी नहीं कि हर चीज रटें। अपने प्रयासों का उपलब्धि प्राप्त तक समर्पण नहीं करना, प्रत्येक विद्यार्थी की सहायता उनकी व्यक्तिगत शक्ति और सीमाओं के अंतर्गत रहकर करना, विकास की विशिष्ट अवस्था के अनुसार शैक्षिक अनुभव को योजनाबद्ध करना, विशिष्ट विकास अवस्था के दौरान प्राप्त प्रगति के समेकन और आगामी प्रक्रिया के लिए अपर्याप्त व्यवस्था करना। ये अपर्याप्त वर्ड की वजह से ऑप्शन गलत हो गया। क्या हो गया, अपर्याप्त वर्ड आते ही गलत हो गया। पर्याप्त व्यवस्था करेंगे, अपर्याप्त क्यों करेंगे अपन। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में कितनी निःशक्तताएं शामिल की गई हैं, 20 नंबर का प्रश्न है। सबको पता है 16, कितनी है 16, नहीं वर्तमान में कितनी हो गई, 21 हो गई ना, 21 हो गई ना। पहले 16 थी, फिर वर्तमान में कितनी 21 है क्या ये बताना, ध्यान मेरे दिमाग से निकल रहा है, लैप्स हो रहा है। 21 ही है ना, अपनी किताबें भी डाल रखी होगी मैंने। डी। अरे इसका बताना, 21 हो गई ना। 16 विकलांगताएं 2016 में, 21 विकलांगताएं होनी चाहिए मेरे को। हाँ 21 ठीक है, मेरे भी कंफ्यूजन हो रहा अचानक से। 21। ग्रोथ एंड विकास के दो प्रमुख कारण होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसका परिणाम होता है, अधिगम वातावरण का, शिक्षण वातावरण का, अभ्यास अनुभव का, परिपक्वता अधिगम। परिपक्वता गुणा अधिगम याद रखना ना, एवं अधिगम या जो भी है, बट ये हमेशा गुणा वैसे भी याद रखना, ठीक है। परिपक्वता अधिगम का परिणाम होता है। परिपक्वता अधिगम का जो सिद्धांत है उसमें से समझाई हुई है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूं क्योंकि आप देख लो, बस ज्यादा अनावश्यक चर्चा तो क्या ही करें आप। एनसीएफ 2005 में तनाव को कम करने के लिए कौन सा तरीका सुझाया गया है, तो तनाव को और भय को दूर करने के लिए कौन सा तरीका है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की सिफारिश जो है वो की गई है। बाकी में तो कुछ होगा नहीं, तनाव कम होगा ही नहीं। कुछ प्रश्न बहुत ईजी है। सृजनात्मकता की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, यह प्रश्न नंबर है 23 का, 23 नंबर का प्रश्न है। सृजनात्मकता की विशेषताओं में कौन सी नहीं है। सृजनात्मकता साहसी और खुली सोच होती है, किताब में डाल रखा है। सृजनात्मकता में अहम की भागीदारी होती है। सृजनात्मकता को बुद्धि से पृथक नहीं किया जा सकता। देहली मॉडल यही तो कहता है कि एक सृजनात्मकता के लिए एक निर्धारित बुद्धि का होना आवश्यक है। आप बुद्धि को सृजनात्मकता से डिफरेंट नहीं कर सकते। पूरा समझाया हुआ है, पूरी व्याख्या की हुई है। सृजनात्मकता और विद्यालय उपलब्धि परस्पर संबंधित हैं। यद्यपि ये रिलेवेंट, इस पे थोड़ा सा आप डाउट कर सकते हो कि जरूरी नहीं है कि विद्यालय उपलब्धि में अच्छे हों, लेकिन ये प्रश्न एस्टेट में आया हुआ प्रश्न है। और मैंने जो पहले पिछली टेस्ट सीरीज करवाई थी उसमें एक प्रश्न डाला भी था, उसमें डाला था अहम का समावेश होता है। अहम का इसमें समावेश नहीं होता है, याद रखना। बी ऑप्शन गलत होगा इसमें, अहम का समावेश। ये एच टेट में आया हुआ प्रश्न है और वहीं से एक प्रकार से कॉपी किया गया है, इसलिए मैं एच टेट वाले प्रश्न करवाता हूं, याद रखना। तो इसमें गलत कौन सा है, अहम की भागीदारी होती है, ये गलत है, बाकी सब सही है। बी जो है ऑप्शन गलत होगा 100%। ये एच टेट में आया हुआ प्रश्न है, मेरा करवाया हुआ भी। बाकी डी ऑप्शन है ना, वो भी आंशिक रूप से गलत है, विद्यालय उपलब्धि वाला, बट बी ज्यादा सही। संकल्पना मानचित्रण 24 नंबर का प्रश्न है। कॉन्सेप्ट मैपिंग शिक्षक को किस प्रकार मदद करता है। अब जिसके कॉन्सेप्ट मैपिंग समझ में आ गया वो अपने आप समझ जाए। कॉन्सेप्ट मैपिंग का प्रयोग किसके लिए करते हैं, पाठ्यक्रम की डिजाइन के लिए। आपको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, बच्चे को कैसे समझ में आएगा, कैसे मानचित्र बनाने हैं, कैसे डायग्राम्स बनाने हैं, कैसे लेबलिंग करनी है, ये सब कॉन्सेप्ट मैपिंग बताता है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, उपयुक्त अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन करने में, पाठ्यक्रम की डिजाइन बनाने में कॉन्सेप्ट मैपिंग का प्रयोग होता है, ए ऑप्शन। मतलब बिंदुओं को समझा करो, समझोगे रटोगे तो समस्या है। देखो
कौन सा मानव शरीर तंत्र के संवेग कार्यों और विचारों की व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? कौन सा मानव शरीर तंत्र के संवेग इमोशंस को कार्यों को विचारों की व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? नर्वस सिस्टम करता है, सही है। शारीरिक विकृति नहीं। अंतःस्रावी ग्रंथियां करती हैं। दोषपूर्ण शारीरिक बनावट, इसमें दो ऑप्शन आ गए, दोनों ही सही हैं। नर्वस सिस्टम भी प्रभावित करता है और अंतःस्रावी ग्रंथि प्रभावित करती हैं। इसमें व्यक्तिगत कौन सा ज्यादातर? नर्वस सिस्टम में सब चीजें आ गई वैसे तो। अब इसका आंसर क्या माना जाएगा? ये तो बाकी प्रभावित दोनों ही कारक करते हैं। आप लोगों ने क्या किया आप जानो, ठीक है। बाकी इसका आंसर मुझे लग रहा है कि एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा। तंत्रिका नर्वस सिस्टम भी सही है और अंतःस्रावी ग्रंथियां भी सही है, ठीक है ना। ज्यादा मुझे अंतःस्रावी ग्रंथियां ज्यादा सटीक लग रहा है, बट देखा जाएगा। इसका मैं भी कह नहीं सकता, है ना। सी हो सकता है और मे भी, क्योंकि दोनों ही पे ही आपको मिल जाएगा बुक्स में, दोनों ही पे एनसीईआरटी में भी दोनों का ही उल्लेख कर रखा है। सी मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा सही लग रहा है मुझे, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने व्यक्तित्व में स्पेशली डाल रखी हैं। ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा डेलिमिना क्या है? अच्छा प्रश्न है। ज्ञान संरचनावादी समझ गए। निर्मितवादी क्लासरूम में टीचर के सामने सबसे बड़ी दुविधा क्या होती है? छात्रों के स्वतंत्र सोचने के प्रयासों का सम्मान भी करना, साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान रहना। मैं इसी को डिस्कशन कर रहा हूं, बाकी चर्चा नहीं कर रहा। देखो, ज्ञान संरचनावादी कक्षा ये कहती है कि बच्चा स्वयं सीखे चीजों को, ठीक है, स्वतंत्र रूप से सीखे वो। दूसरा, विषय अनुशासन, मतलब इतनी स्वतंत्रता भी नहीं हो जानी चाहिए कि वो कहीं अपने डिसिप्लिन को तोड़ दे। जो विषय को कैसे पढ़ना है, क्लास के अनुशासन को तोड़ना शुरू कर दे, वो तो कहेगी नहीं ये चीज ऐसे होगी, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, नहीं गलत है। तो दुविधा उस चीज को लेकर होती है कि अनुशासन को भी बनाए रखना है और उसकी स्वतंत्रता को भी प्रोत्साहित करना है, इस चीज को लेकर दुविधा होती है। तो ए ऑप्शन जो है वो सही होगा 100%। समझने वाला प्रश्न था। संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत लेटेंट लर्निंग, प्रच्छन्न अधिगम, जो एडवर्ड टोलमैन वाला है, प्रच्छन्न अधिगम का प्रमुख सिद्धांत है। बिना पुरस्कार और पूर्ण बल के सीखना होता है, केवल पुरस्कार से सीखना होता है, केवल दंड से सीखना होता है, केवल अनुसरण द्वारा सीखना होता है। देखो, ये संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत है। ये पुरस्कार की भूमिका को स्वीकार करता है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये मुख्य रूप से बात भी कहता है, लेटेंट का मतलब यही है कि जो इसने चूहे के ऊपर, मेज के ऊपर प्रयोग किया, वो ये कहता है कि वो शुरुआत में रास्ता ढूंढ लेता है, जबकि उसको पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो सीखने में पुरस्कार की भूमिका होती है, लेकिन केवल पुरस्कार से सीखा गलत है, यानी वो बिना दंड और पुरस्कार के भी सीख सकता है। ये लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, याद रखना। बिना पुरस्कार पूर्ण बलन के द्वारा भी सीखना हो सकता है। ये इसका मतलब ही नहीं कर रहा कि होगा, इनकी भूमिका ही नहीं है, भूमिका है, लेकिन इनके द्वारा वो बच्चे, पहला जो चूहा था उसने रास्ता खोज लिया था, यद्यपि उसको पुरस्कार नहीं मिला। फिर अगली बार जब प्रयोग किया गया तब उसको टाइम ज्यादा लगा, लेकिन वो सीख तो रहा है, रास्ता तो उसने खोजा है। तो ए ऑप्शन होगा, याद रखना, कॉन्सेप्चुअल साइकोलॉजी। 28 नंबर का प्रश्न है, समायोजन तंत्र उसके विवरण का सही मिलान कौन सा है? ये बहुत इजी प्रश्न था, मेरे अकॉर्डिंग कहीं गलत नहीं होगा। नकारात्मकता क्या है, नेगेटिव बिहेवियर क्या है? नेगेटिव बिहेवियर है आपना आपने इस हिसाब से प्रदर्शित करना कि दूसरा लोग ध्यान दें, ठीक है ना। आपने देखा होगा रास्ते में चलते हुए के लड़के होते हैं, वो लड़कियों को छेड़ देते हैं, लड़कियों की तरफ देखते हैं, ओहो ऐसे बोल देते हैं। इसका उद्देश्य नेगेटिव, मतलब वो अपना ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। अनावश्यक कमेंट, भद्दे कमेंट, ठीक है, ऐसे करते हैं। कुछ लड़कियां भी ऐसे करती हैं, आपने देखा होगा मार्केट में कुछ ऐसे अजीबोगरीब हरकत करती हैं, हंस देती हैं, मुस्कुरा देती हैं, लड़का की हालत खराब हो जाए बेचारा की। ये नेगेटिव है। एक व्यक्ति ने व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करता है, दूसरों सुझाव को स्वीकार करने मजबूत है, तार्किक प्रतिरोध, कोई उल्टी सुल्टी हरकत करना। आक्रामकता क्या है? व्यक्ति अपने असंतोष को बाहरी व्यक्ति चीजों पर एग्रेसिव थोपता है। प्रेक्षेपण क्या है? दूसरों में अपने आवेग और विशेषताओं, अपनी कमियों को दूसरों में देखना। और युक्ति संगता, रेशनलाइजेशन क्या है? एक व्यक्ति अपने विश्वास और कार्यों को उन कारणों के माध्यम से उचित ठहराता जो उन्हें प्रेरित या सक्रिय करने वाले नहीं थे। अंगूर खट्टे हैं, नींबू मीठे हैं। तो ए बी सी डी सीधा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, डायरेक्ट सही मिलान है, मतलब जो भी ऑप्शन में दे रखे हैं। 29 नंबर का प्रश्न, मनुष्य की मूल प्रवृत्ति जन्य या संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त होने का अवसर देना एक दूसरे से मिलने की स्वतंत्रता कहलाती है। ये संवेगात्मक विकास में बहुत क्लियरली मैंने संवेगात्मक विधियां बता रखी हैं, और विधियों में एक चौथी विधि बता रखी है, रेचन, कैथेरेसिस। और जिसमें कह रखा है कि संवेगों को जब आप स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करते हो, रेचन या कैथेरेसिस या अतिरेचन होता है, जहां संवेगों को दबाया नहीं जाता। और क्लास वीडियो में मैंने इसमें 3 इडियट मूवी का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है प्रोफेसर वाइस का। तो ये अतिरेचन हो जाएगा, याद रखना। क्या हो जाएगा? अतिरेचन, कैथेरेसिस। इसमें अपन दबाते नहीं है चीजों को। ये 29 नंबर का प्रश्न था। और अंतिम प्रश्न है,
27 तारीख वाले पेपर में गिलफोर्ड के मानव बुद्धिमत्ता मॉडल का सही सीक्वेंस पूछ रखा है। यदि पीटीआई दिनेश सेवा चयन बोर्ड में भी आया था, पहले इसका आंसर अलग माना था, बाद में चेंज कर दिया था। इसमें सबसे पहले याद रखना, संक्रिया होती है, ऑपरेशन होता है, फिर कंटेंट विषय वस्तु आता है और फिर प्रोडक्ट आता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो ये 30% थे 27 तारीख वाले पेपर में। अब जो है अपना 28 तारीख वाला पेपर निकाल रहे हैं, तो 28 वाला जिनका है वो देख लें इसको। 28 तारीख वाला पेपर है, ये होगा शायद। 28 तारीख वाला पेपर, एक सेकंड। चॉइस सही है, बस चॉइस बढ़िया है बेटा। यदि साइकोलॉजी में इस पेपर में चॉइस आपके सही है तो बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इस पेपर में यदि आपके 24 सही है ना तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी में आराम से हो जाएगा आपका, यदि यहाँ पे अच्छा ये कर रहे हो तो आप। साइकोलॉजी दिख रहा है सभी को? पहला प्रश्न 28 तारीख की पारी वाला पेपर है, देख लीजिएगा। सर ये कौन सा कोड है यार? कोड का तो पता नहीं, देखो एक मिनट बताऊं क्या कोड। कोड है इस पेपर का SIFT 3। कोड का तो इसमें लिखा हुआ नहीं है कहीं। सीरीज कोड ए है, ए ए ए ए ए सीरीज वालों का है प्रश्न। देखिएगा पहला प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे किस चरण में वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित कर लेते हैं? तो सबको पता है, संवेदी मोटर सेंसोरी मोटर स्टेज में बच्चे में 18 से 24 माह में वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। इतनी बार डिस्कशन किया हुआ कि इस प्रश्न का आंसर कोई गलत बच्चा नहीं करेगा। नंबर 2, बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस बच्चे का ये प्रश्न सही है मुझे बहुत खुशी होगी। कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित है? और आप कहोगे कि सर ये प्रश्न हमने आज तक नहीं पढ़ा। अवनी वाली अपनी साइकोलॉजी वाली किताब में और कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, अपने वाली किताब में डायरेक्ट डाल रखा है कि स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों को तय करने पे कौन सा मोटिवेशन का सिद्धांत बल देता है? लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत, जो जॉन लोक ने स्पेशली दिया था, याद रखना। इसका क्लियरली उल्लेख कर रखा है। मेरी वाली किताब इसलिए आपको लगती है कि सर बहुत बड़ी किताब है, इसमें सब अभिप्रेरणा के सिद्धांत डाल रखे थे और 18 या 19वां सिद्धांत था, उसमें से प्रश्न पूछ लिया रेट में। इससे अनुमान लगा लो कि पेपर में कुछ भी आ सकता है। तो लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत कहता है कि स्पष्ट क्लियर उद्देश्य बनाओ, विशिष्ट उद्देश्य बनाओ, आपका यदि परफॉर्मेंस आपको बढ़ानी है तो डी ऑप्शन हो जाएगा। केटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? तीसरा प्रश्न है। और केटल का बुद्धिमत्ता सिद्धांत में तरल और ठोस दो बुद्धि बताए गए। तरल का मतलब फ्लूइड बुद्धि है, और फ्लूइड बुद्धि जो है इसमें भी वर्णन में आप देखिएगा उसमें लिख रखा है पिछले अनुभव से ज्ञान का उपयोग करना। ये तो होती है ठोस बुद्धि की विशेषता में, मैंने अपनी किताब, अपने वाली किताब में भी लिख रखा है, ठीक है। और बिना पूर्व ज्ञान पे निर्भरता के नई समस्याओं को तार्किक तरीके से, नए तरीके से हल करने की जो योग्यता होती है, वो एक प्रकार से क्रिएटिविटी भी इसके अंतर्गत पाई जाती है, सृजनात्मकता भी इसमें शामिल होती है, वो होती है फ्लूइड बुद्धि। ये अनुवांशिकता आधारित बुद्धि होती है। इसमें डी ऑप्शन होगा। क्या होगा इसमें? डी। जिसने इसको किया है बहुत अच्छा बच्चा है। 4 नंबर का प्रश्न देखिएगा, एनसीएफ द्वारा सुझाई गई शिक्षण रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या? तो एनसीएफ 2005 के प्रश्नों में तो सब में अप्लाइड बिंदु है, ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़ना और रचनात्मकता को क्या करना? प्रोत्साहित करना। मतलब कोई भी बच्चे का गलत नहीं हो सकता, वास्तविक जीवन के अनुभव से। जो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है ना, उन्हीं में से पूरे प्रश्न आए एनसीएफ 2005। इतना इजी पेपर था। कुछ प्रश्न इजी बहुत हैं। रचनात्मकता के विकास में पहला चरण कौन सा होता है? क्रिएटिविटी पे मैंने पहले भी चर्चा की थी, हर पेपर में प्रश्न है। रचनात्मकता के 4 चरण होते हैं। पहला आयोजन या तैयारी का होता है, दूसरा इंक्यूबेशन होता है, तीसरा इल्यूमिनेशन होता है और चौथा वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें तैयारी का जो चरण है वो पहला चरण होता है, याद रखना, जहां आयोजना अपन बनाते हैं, योजना बनाते हैं। डी ऑप्शन।
कोहलरबर्ग के नीति विकास के चरणों के अनुसार कौन सा चरण व्यक्तिगत अधिकार और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांत पर आधारित है? बहुत बार डिस्कशन किया हुआ इस प्रश्न को। तो सार्वभौमिक सिद्धांत और न्याय व्यक्तिगत अधिकारों की जो बात करता है वो चौथी अवस्था सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, जो किशोर अवस्था से रिलेवेंट है, डी ऑप्शन। क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सांख्यिकी स्टैटिक्स परीक्षण आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान में अपन क्या करते हैं? तुलना करते हैं, पहले की परीक्षण के बारे में, बाद की चीजों के बारे में, कि पहले स्थितियां क्या थी और बाद में क्या थी। तो जहां भी तुलना कंपैरिजन होता है वहां कौन से स्टैटिक्स टेस्ट का प्रयोग करोगे? सहसंबंध टी परीक्षण, ठीक है ना। जहां भी तुलना होगी वहां पे किसका प्रयोग होता है? सहसंबंध कोरिलेशन टी टेस्ट, पेयर टेस्ट का यूज होगा। ये हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है? अधिगम और परिपक्वता का डिफरेंस मैंने एक टेबल के माध्यम से क्लियर कर रखा, आपने समझ लिया होगा। सीखना प्राकृतिक विकास प्रक्रिया गलत है, सीखना अर्जित होती है। सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है 100%, जबकि परिपक्वता आनुवांशिक है, जन्मजात है। परिपक्वता जानबूझकर किए गए अभ्यास पर नहीं, परिपक्वता में अभ्यास का कोई रोल ही नहीं होता है। सीखना पर्यावरण से स्वतंत्र नहीं, सीखना पर्यावरण से जुड़ा हुआ है क्योंकि अर्जित प्रक्रिया है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है जबकि परिपक्वता आनुवांशिक होती है। व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वभाव टेम्परामेंट किस शब्द को व्यक्त करता है? टेम्परामेंट किससे रिलेवेंट होता है? भावनात्मक और संवेगात्मक परिवर्तियों से रिलेवेंट हमारा स्वभाव शब्द को व्यक्त करता है। कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला इंटरनल फैक्टर है? आंतरिक कारक है। आंतरिक कारक कौन सा है? सामाजिक पर्यावरण बाहरी कारक है, आर्थिक स्थितियां बाहरी कारक है, सहपाठी बाहरी कारक है, बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस बुद्धि में अपन पढ़ते हैं, बुद्धि एक आंतरिक और जन्मजात कारक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसको प्राप्त करने का प्रयास करती है? 11 नंबर का प्रश्न है। तो समायोजन की प्रक्रिया के 2 चरण मैंने बता रखे हैं, व्यक्तिगत समायोजन और दूसरों के साथ समायोजन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? स्वयं के साथ और पर्यावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? समायोजन। ये पहली लाइन ही किताब में डाल रखी है संकल्पना में। उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला चरण कदम क्या है? जिन्होंने एनसीईआरटी वाली सीरीज देखी है उसमें मैंने उपलब्धि परीक्षण पे करवाया था और ये एज इट इज प्रश्न था, आप देख लीजिएगा वीडियो निकाल के उसमें। और उसमें मेरा बताया हुआ है कि जो पहला उद्देश्य होता है वो निर्देशात्मक उद्देश्यों को परिभाषित करना। उसमें मैंने परिभाषित ऑप्शन दिया था, यहां पहचान करना आ गया। सबसे पहले उद्देश्यों की पहचान करते हैं, मूल्यांकन योजना चौथे पांचवें चरण ब्लू प्रिंट के बाद होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण या पहचान होती है, बताया हुआ है मेरा प्रश्न। औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति की सिफारिश की जाती है? ए सीरीज वाला पेपर है। औसत से कम मतलब पिछड़े बालक, तो उनके लिए क्या करेंगे अपन? पिछड़े बालकों की जो शिक्षा है उसके अंतर्गत किताब में इस बात का वर्णन कर रखा है कि विषय वस्तु को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके और पढ़ाया जाता है। ये बुक में आप लाइन का मिलान कर लेना, आपको जिनको लगता है कि सर पता नहीं कहां से आया है। सामग्री को छोटे रूप में प्रस्तुत करना, रोचक रूप से, तार्किक रूप से प्रस्तुत करना है, ये लिखा हुआ है पिछड़े बालकों के एजुकेशन में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ढंग से जिसने बुक पढ़ लिया ना वो 27-28% आराम से कर देगा इन पेपरों। कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन करते हैं? अधिगम की परिभाषा से लिया है और ये सबको पता है। स्थायी परिवर्तन किससे होता है? प्रशिक्षण और अभ्यास से। मोरेन किंग वाली जो परिभाषा है जेट इज, उसी से दोनों वर्ड उठाएं, प्रशिक्षण अभ्यास जो है, क्योंकि परिपक्वता, भावनात्मक तनाव, शारीरिक थकावट ये अस्थायी परिवर्तन करते हैं, इसलिए इनसे होने वाला परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आता है। वंशानुक्रम वातावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाती है? यह दर्शाती है कि विकास को वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं। बहुत इजी प्रश्न था। 16 नंबर का प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स कैसे लाभकारी होते हैं? यह प्रश्न आपको लग सकता है कि सर ये नया है। रूब्रिक्स जो होते हैं ना वो होते हैं प्रदर्शन के मानदंड होते हैं, ठीक है ना। किस आधार पे कैसे क्या मूल्यांकन के प्रकार से मानक जो होते हैं वो रूब्रिक्स होते हैं। तो वे छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड जो प्रदान करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? रूब्रिक्स। ये C-TET में आया हुआ है। हमारी एक टेस्ट सीरीज चलाई थी हमने रीट की, उसमें मैंने ये प्रश्न डाला था रूब्रिक्स का। कई बार कुछ चीजें फायदेमंद हो जाती हैं बट किताब में तो रूब्रिक्स का ही उल्लेख मैंने भी नहीं कर रखा। C-TET में आया प्रश्न था। समाज में प्रतिभाशाली बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? उस दिन भी चर्चा कर ली थी। अमूल्य संसाधन होते हैं, ठीक है ना। ए रिसोर्स ऑफ इनकैल्कुलेबल वैल्यू, मतलब इनको धरोहर हैं क्योंकि ये हर दृष्टिकोण से देश के विकास में योगदान देते हैं। अमूल्य संसाधन हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं की भावना और उद्देश्यों को समझने समझेगा? स्वयं को जानना, इंट्रा, ठीक है, दूसरों को जानना, इंटर। 2 प्रश्न आए शायद इसमें। तो अंतः व्यक्तिक बुद्धि हो जाएगा स्वयं की भावनाओं को, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, और दूसरों में
इंट्रा आ जाएगा, बस इतना सा फर्क। आंतरिक संज्ञानात्मक भार, ये संज्ञानात्मक भार पे बहुत प्रश्न आए। आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? इंटरनल कोग्निटिव लोड का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? एक कार्य जिसके लिए कई उदाहरण की आवश्यकता है, एक छात्र जो जटिल तत्वों की पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है, विनाशकारी दृश्यों वाला पाठ, असंबंधित पृष्ठभूमि शोर को प्रबंध करता है। पॉजिटिव आंसर कौन सा लग रहा है आपको? जो जटिल तत्व, आंतरिकता का संबंध किससे? आप इसी से दोनों प्रश्न सही हो गए। वहां दे रखा है बाहरी संज्ञानात्मक भार, उसमें तो क्या जाएगा? बाहरी आकर्षण रणनीतियां। इसमें दे रखा है आंतरिक संज्ञानात्मक भार। आंतरिक संज्ञानात्मक भार कब होता है? जब आप इंटरनली चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, उसके कठिन तत्वों की पहचान नहीं कर पा रहे हो। तो बी ऑप्शन। बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त करता है? 20 नंबर का प्रश्न। बाई क्राइंग एंड बाइट साउंड्स, रुदन और क्रंदन। ये अपने सीरीज में भी चर्चा की थी इस प्रश्न की। आरटी एक्ट 2009 की धारा, उसमें भी धारा 29 प्रश्न, इसमें भी धारा, मतलब एक ही पेपर बनाया है, दो एक ही एक्सपर्ट ने पेपर बनाया है, लेवल सेकंड के दोनों पेपर एक एक्सपर्ट ने बनाया। आरटी एक्ट 2009 की धारा 29 के तहत शिक्षा का माध्यम प्रारंभिक चरणों में क्षेत्रीय और मातृभाषा की बात करता है। सुमुनि सिम भाग, एक कोटेशन बनाता हूं मैं इसका, उसमें मातृभाषा, मां का मतलब। 22 नंबर का प्रश्न देखना, कौन सा समायोजन तंत्र शराब कौन सा समायोजन तंत्र शराब, आवाज तो आ रही है ना प्रॉपरली? ओके। कौन सा समायोजन तंत्र शराब या नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए करता है? इसका आंसर हो जाएगा पलायन द्वारा समायोजन। शराब जब पीते हो, जब आप क्या करना चाहते हो? पलायन, एक प्रकार से, ठीक है ना, कि भाग जाओ। शराब पीने के बाद आदमी लगता है ठीक है सब चीजें छुप गई हैं, तो सी ऑप्शन। 28 नंबर का प्रश्न है अंत व्यक्ति, 23 नंबर का, अंत व्यक्ति की तो भिन्नता क्या अर्थ है? तो अंत व्यक्ति मतलब इंट्रा हो गया, दो प्रश्न आ गए इसके ऊपर, ठीक है। ये व्यक्तियों के भीतर विभिन्नताएं। ए, रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा क्या है? वही प्रश्न जो वहां पे था, ठीक है। इसमें शिक्षण शास्त्र के विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाना, यानी जो परंपरागत सिद्धांत है उनको भी बरकरार रखना, साथ में जो क्रिएटिविटी है उनके साथ, दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। बी, सेम प्रश्न था, बस भाषा हल्की सी चेंज कर दी। कौन सा व्यक्तित्व इन्वेंट्री गुणों को मापने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग करता है? कौन सा करता है? इन्वेंट्री गुणों को मापने, कारक विश्लेषण। कारक विश्लेषण विधि की बात कौन करता है? केटल। दिमाग ही नहीं लगाना। केटल का कारक विश्लेषण 16 पीएफ स्केल। ओके। कौन सी अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचकांक निर्दिष्ट करता है? संख्यात्मक सूचकांक से रिलेवेंट कौन होगा? मापन, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। संख्या प्रदान करना, स्टीवेंसन की परिभाषा मापन के ऊपर। मूल्यांकन डिसीजन प्रदान करने की प्रक्रिया होती है, तो संख्या सूचना मापन हो जाएगा। और लास्ट है मस्तिष्क, 27 नंबर, मस्तिष्क पक्षाघात सेरेब्रल पॉलिसी का सामान्य कारण क्या है? तो ब्रेन डैमेज बिफोर और ड्यूरिंग बर्थ, जन्म से पहले भी ब्रेन डैमेज हो जाना या बाद में हो जाना, दोनों एक प्रमुख कारण होते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भाधारण से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? निरंतरता का सिद्धांत। इजी सा प्रश्न है, सी ऑप्शन। और 29 नंबर का प्रश्न है कॉन्सेप्ट मैपिंग की प्राथमिक संरचना क्या है? तो ये पहले ही मैं चर्चा कर चुका हूं, जो शुरुआत में जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन। लेबल वाले नोट्स और कनेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना, डायग्राम्स, लेबल वाले नोट्स, ऐसे, ये सब कॉन्सेप्ट मैपिंग के, तो बी ऑप्शन। और अंतिम प्रश्न है प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है? तो प्रकृति वंशानुक्रम को और पोषण वातावरण को, यह कहता है बुद्धिमत्ता आनुवांशिकता और पर्यावरण कारकों से दोनों से प्रभावित होती है। मुख्य विषय ये है, ठीक है। तो ए ऑप्शन, ये टोटल दोनों पेपर थे आपके लेवल सेकंड के, 27 तारीख वाला भी और 28 तारीख वाला भी। कल मैंने रात को लेवल फर्स्ट वाला पेपर एनालिसिस करवा दिया था, देख लीजिएगा आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं। बस ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए थर्ड ग्रेड की तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से। आपके साथ 1 साल का टाइम है, 1 साल से भी कम का है, 1 साल तो कहाँ है कर, जनवरी में तो है ही, तो मार्च तो गया, तो ज़्यादा समय नहीं है, 9 महीने आपके पास हैं। अच्छे से स्ट्रेटजी बनाइए, मेहनत कीजिए, क्योंकि लगभग 60% सबके बन जाएंगे। सभी को शुभकामनाएं।